हेलो एवरीवन। आज आइए अगले लेक्चर में कल हमने एक भाग करा दिया था, आज दूसरा भाग लेके आए हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं कि जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं और अभी तक आए हैं और हमें आशा भी है कि और इस बार भी आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर बार मिले आपको पेपर में। तो हम देखो पहले अध्याय के हमने करा दिए थे, तो अध्याय दूसरा देखो हट गया है इससे, अब तो तीसरा कराएंगे हम। कितना क्या नाम है उसका, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें से क्वेश्चन बताएंगे आपको, चाहे ऐसे 4-6 क्वेश्चन बताएंगे कि जो हर बार एग्जाम में आते हैं, उन्हें उस टाइप के जैसे क्वेश्चन तैयार कर लो तुम बस, और इससे ज़्यादा आगे कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि क्या है क्या नहीं है। तो जानना क्या है कि परिभाषा ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि परिभाषा दे रखा क्या, हमें चर क्या होता है पहले जान ली। चर क्या होता है, चर क्या होता है कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उनको एक साथ लेने पर जो उसे दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनता है। रैखिक समीकरण मतलब क्या है कि जिस पर कोई घात ना हो। तो यानी दो चर, मान लो एक x था और दूसरा y था, दोनों से हमने एक समीकरण बनाया। कैसे कि x प्लस वाई बराबर, मान लो हमने लिख दिया 7 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया अपनी मर्जी से, दो चरों वाला बनाया तो क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन गया हमारा। ऐसे हम और भी बना सकते हैं, कैसे हमने 2x प्लस 3y प्लस के मान लो 6 ले लिया बराबर 0 कर दिया, ऐसे कर दो तो ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, ऐसे बनते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया, अनरूट में भी हो सकता है, उससे कोई दो राय नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जो युग्म होते हैं, जो रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो संगत होता है, एक असंगत होता है। तो संगत का मतलब क्या होता है, संगत युग्म होता है। क्या होता है, संगत युग्म होता है। तो संगत युग्म का मतलब होता है बेटा कि इसमें जो संगत युग्म होता है कि इसमें कम से कम एक हल तो होना चाहिए, यानी रैखिक समीकरण का कम से कम एक हल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कम से कम, इसमें क्या है, कम से कम एक हल होना चाहिए, कम से कम। और अधिक से अधिक यानी अनेक भी हो सकते हैं। क्या है, अनेक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता है एक असंगत, क्या होता है, असंगत युग्म। एक होता है असंगत युग्म। असंगत युग्म होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें ये होता है कि इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। इसमें इसका कोई हल नहीं होता, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई हल नहीं होता। तो इसके लिए देखो तीन प्रारूप दिए गए हैं, यानी तीन कंडीशन बनाई गई हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, तो देख समझ लीजिए। कंडीशन क्या क्या होती हैं, मान लो दो समीकरण ऐसे दे रखा है, समीकरण दे रखा है कोई a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसे दे रखा है। तो इसका हल, अब यहाँ पर कह दिया उसने, पहली कंडीशन में कह दिया कि कौन सा हल होगा इसका, इसका होगा अद्वितीय हल। यानी क्या, अद्वितीय का मतलब क्या है, एक हल, केवल ओनली एक हल तो होना चाहिए। तो क्या है, अद्वितीय हल, यानी अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब ये है अद्वितीय हल होगा, ऐसे लिखा जाए तो क्या कह सकते हैं, यदि। तो कंडीशन फिर कौन सी बनती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं होगा v1 अपॉन v2, ये कंडीशन बनेगी। अब सर जी हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, दूसरे में होगा, मान लीजिए कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि, अब कब नहीं होगा, यदि क्या बन जाए, यदि बन जाए a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2। ये तो दोनों बराबर होंगे, पर इधर क्या हुआ, इज नॉट इक्वल टू, यानी c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तब बनेगी ये कंडीशन। कोई बात नहीं। अब सर जी हम तीसरे की बात करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा तो मैं बता देते हैं इसमें, जिसे नहीं पढ़ा हो, जिससे किसी को दिक्कत आती है ना, हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए। अनंत हल हो, क्या हो, अनंत हल होंगे। यदि, कब होंगे अनंत हल, यदि
A1 अपॉन A2 V1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये तीनों आपस में बराबर हों तो इसका मतलब क्या है कि अनेक हल होंगे। आपको समझ में आया ये बात? आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे इसे नोट कर लें। ठीक है, आगे ये क्या कह रहा है आपको दिखाई दे रहा है कुछ रेखिक समीकरण एवं हल करने की विधियां। कुछ विधियां भी होती हैं इसमें हल करने की। कौन कौन सी विधियां होती हैं? क्या सर जी हमने पढ़ा है कि एक होती है नंबर 1 क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 2 होती है क्या, विलोपन विधि, और नंबर 3 होती है कौन सी, वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि होती हैं। तो हम तुम्हें एक बात बता दें कि पहली विधि तो होती है क्या कि x का मान निकालो, यानी ऐसे कुछ समीकरण लिखा दे रखा है और तो इससे क्या करना है, इससे मान निकालिए, x का या y का मान निकाल लीजिए और दूसरे यानी सॉरी हाँ x और y का मान निकाल लीजिए किसी एक का और दूसरे समीकरण रख दो। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि उनके गुणांकों को, चर के गुणांकों को, यानी इसमें क्या होता है कि चर के गुणांकों को बराबर करके जोड़ दो या घटा दो, वो विलोपन में आ जाता है। और वज्र की बात क्या होती है, वज्र की बात होती है इस वज्र गुणन विधि में आता है। मैं तुम्हें बता दूं इसमें थोड़ा वो तो सबको आ जाता है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो देख लें एक बार। क्या देखना है कि a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो एक बात बताओ यहाँ पर, तो इसके लिए विधि क्या होगी, विधि होगी कि हम क्या करेंगे, पहले x को ले लें। x को लेने के बाद अपॉन में क्या लिखना है, x लेने के बाद अपॉन में लिखना है तुम्हें, यहाँ पे आपने x लिया है इधर, और x वाले को दबा लो। x वाले को दबाने के बाद क्या बचा है, इधर बचाना, तो v1 इंटू C2 और माइनस कर दो b2 माइनस C1। ठीक है, बराबर अब लिख दीजिए y, और y पे लिखने पर माइनस लगा लीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस लगा लेना है। फिर क्या करना है, अब y को बंद कर लीजिए। अब y को बंद करोगे तो क्या होगा, a1 इंटू C2 अपॉन में, तो a1 इंटू C2 माइनस a2 इंटू C1, a2 इंटू C1 बराबर 1 अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन, आगे चलिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अब C को बंद कर लो और इन दोनों में कर दो, तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये बन जाएगी आपकी क्या, वज्र गुणनखंड खंड विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे उन सवालों की तरफ जो हमें तुम्हें कराने हैं और इससे समझाने हैं और आप समझ सकते हो। और हम आशा करेंगे उन सवालों से कोई सवाल बाहर ना जाए पेपर में, उस क्वेश्चन से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, इस बात की विश्वास करेंगे हम।